नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। आदर्श के इस क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित वीडियो मैंने डाले थे जो पूरे हो गए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, और चैप्टर में मैं आपको पहले परिचय करवा देता हूँ कि 11th क्लास का क्या कुछ रोल है, क्या योगदान है। साथियों, IIT यानी आप चाहे जी मेंस जी का पेपर दीजिए, आप नीट का पेपर दीजिए, या आप कोई भी कंपटीशन का पेपर दीजिए, कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई भी, 11th का एक अपना रोल है, एक अपना बड़ा योगदान है। इसलिए 11th क्लास को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आप ये मानिए 11th क्लास की सीरीज़ आज से नए सिरे से शुरू हो रही है। पहले यदि मैंने कुछ करवाया वो कोई बात नहीं, लेकिन नए सिरे से आज हम शुरू कर रहे हैं, एकदम लेटेस्ट पॉइंट से, बढ़िया तरीके से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है। हमारी केमिस्ट्री के दो पार्ट हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड। फर्स्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन इनके हो गई, सभी का मैंने थोड़ा थोड़ा परिचय, थोड़ा यूपीएससी नाम वगैरह, थोड़ा परमाणु संरचना के बारे में भी कुछ ऐसे बताया है मैंने आपको। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सिलेबस स्टार्ट करेंगे आपका। ये समझो आप अब चैप्टर स्टार्ट होगा, आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगी वास्तव में। हम आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मेहनत आप लोगों को उसमें करनी पड़ेगी। चैप्टर का नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4। आप भगवान का नाम लेकर चैप्टर का नाम लिखिए, केमिकल बॉन्डिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग एक नया और एक नए तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। माइक्रो यानी सूक्ष्म से, मैक्रो यानी वृहद स्तर तक। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखें। पहला चैप्टर का नाम नोट करो, रासायनिक बंधन। पहला क्वेश्चन लिखो, बंध यानी बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन लिखिए आप लोग।
सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि बॉन्ड क्या होता है, बंध क्या होता है। आप लोगों की नई क्लास है, आप सब लोग नए हो, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा धीरे चलेंगे हम। बॉन्ड या बंध क्या है? टेंथ क्लास में आप लोग पढ़ के आए, जैसे कार्बन कार्बन ऐसे का सिंगल बॉन्ड हो तो आप उसको एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड हो तो आप उसको एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको आप एल्काइन कहते हैं। आप लोग पढ़ के आए कि ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे और ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। याद आ रहा आपको थोड़ा बहुत? अब हमारा जो मेन मुद्दा वो ये है कि ये बॉन्ड क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ना है हमें। आप अब समझो इसको। एक्चुअली में बॉन्ड जो आप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बॉन्ड किसी भी अणु, चाहे तो अणु हो चाहे आयन हो, जिसको हम लोग स्पीशीज भी नाम दे सकते हैं। केमिस्ट्री में एक नाम आता है स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी अणु, आयन, यौगिक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अणु H2 S, ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों H परमाणुओं के बीच का सिर्फ आकर्षण बल है, अट्रैक्शन है। तो बंध का क्या मतलब है कि किसी भी अणु या स्पीशीज की अब देखो बंध क्या चीज़ है। कोई भी अणु या किसी भी स्पीशीज में जो परमाणु हैं उनके बीच का केवल आकर्षण बल ही, जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है वो आकर्षण बल ही बंध होता है, बस कुछ नहीं, केवल अट्रैक्शन। तो बंध का मतलब है किसी अणु या स्पीशीज में दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बंध कहते हैं। वह दो परमाणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है वो बंध है। अब है बंध के प्रकार। बंध के प्रकार कोई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होते हैं। बंध के बहुत प्रकार है, एक चार्ट बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान से देखें। बंध इंग्लिश में नाम होता है बॉन्ड,
और इसका दूसरा नाम होता है आबंध। बात एक ही है, बंध, बॉन्ड, आबंध। अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड। अब बंध के प्रकार देखो आप, इस चार्ट को थोड़ा सा समझना। बॉन्ड या बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतः आणविक बंध, दूसरा है अंतराण्विक बंध। अंतः आणविक बंध और अंतराण्विक बंध। अंतः आणविक बंध, नाम से कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को? अंतः आणविक यानी एक ही अणु में जो बंध होगा वो अंतः आणविक बंध होगा, और अंतराण्विक यानी दो अलग अलग अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन या आकर्षण है वो अंतराण्विक बंध होगा। अंतराण्विक का मतलब एक ही अणु में उपस्थित बंध अंतराण्विक बंध होगा, और अंतराण्विक बंध का मतलब अलग अलग अणु के बीच उपस्थित बंध। जो अलग अलग अणु हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो अंतराण्विक बंध है। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। अंतराण्विक बंध चार प्रकार के होते हैं। एक बार हम केवल इनका नाम बताएंगे, बाद में एक एक बंध की व्याख्या अलग अलग प्रकार से करेंगे। अंतराण्विक बंध का पहला प्रकार है आयनिक बंध। नाम सुना हुआ होगा आपका। दूसरा है सहसंयोजी बंध। तीसरा है उपसहसंयोजी बंध। और चौथा है धात्विक बंध। बंध दो प्रकार के होंगे, अंतराण्विक बंध, अंतराण्विक बंध। एक्चुअल में अंतराण्विक बंधों को प्रबल बंध भी कहते हैं। ये सभी प्रबल है और ये दुर्बल बंध है। अंतराण्विक बंध, तो बंध दो प्रकार के हैं, अंतराण्विक बंध और अंतराण्विक बंध। अंतराण्विक बंध का मतलब एक ही अणु में जो बंध बनेगा वो अंतराण्विक है, और अलग अलग अणुओं के बीच में जो बंध बनेगा वो अंतराण्विक बंध है। अंतराण्विक बंध चार प्रकार के होंगे, आयनिक, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और धात्विक। आयनिक, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और धात्विक बंध। अंतराण्विक बंध दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होंगे। एक होते हैं हाइड्रोजन बंध और एक होते हैं
वैन डर वाल बंध। अंतराण्विक बंध दो प्रकार के, हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल बंध। हाइड्रोजन बंध फिर दो प्रकार के होते हैं, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध फिर दो प्रकार के होंगे, हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल बंध। हाइड्रोजन बंध फिर दो प्रकार के होंगे, अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। वैन डर वाल बंध तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के हैं। पहला कीज्म बंध, इसका दूसरा नाम द्विध्रुव आकर्षण बंध। या अंतःक्रिया। दूसरा डेबोई बंध, जो द्विध्रुव या आयन भी आ सकता है इसकी जगह, द्विध्रुव की जगह प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। और नंबर थर्ड लंदन बल, जिसका नाम है परकीर्णन बल या तत्काल प्रेरित द्विध्रुवाकर्षण बल भी कहते हैं इसको। एक बार आपको केवल नाम ध्यान में रखने हैं कि बंध दो प्रकार के हैं, अंतःआण्विक बंध और अंतराण्विक बंध। अंतःआण्विक बंध चार प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। अंतराण्विक बंध दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बंध, वैन डर वाल बंध। हाइड्रोजन बंध फिर दो प्रकार के होते हैं, अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। वैन डर वाल बंध तीन प्रकार के होते हैं, कीज्म बंध, डेबोई बंधन और लंदन बंध। हमें एक बार ये नहीं समझना है कि सर ये आयनिक बंध क्या है, सर ये सहसंयोजी बंध क्या है, ये तो एक अलग पॉइंट है। हम पूरे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से पॉइंटों पर बात करेंगे। हर पॉइंट एक अपना, हर एक बंध एक बड़ा पॉइंट होगा। इस चार्ट को आप लोग फटाफट से वीडियो पॉज करके बना लीजिए, सिर्फ इनके नाम ध्यान में रखने हैं, आगे की बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अष्टक का नियम यानी ऑक्टेट रूल क्या है, समझाइए। अष्टक का नियम क्या है, समझाइए। अष्टक को इंग्लिश में ऑक्टेट बोलते हैं।
अष्टक का नियम। वैज्ञानिक लुईस ने यह नियम दिया, पहली बात वैज्ञानिक लुईस ने दिया ये नियम। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अष्टक का नियम तो न्यूलैंड ने नहीं दिया था क्या, है ना? न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, वो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड था, और ये केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित है, रासायनिक बंधन से संबंधित है। यह सहसंयोजी बंध बनने की व्याख्या करता है और वो तत्वों के वर्गीकरण की व्याख्या करता है। ऐसी बात आप लोगों को याद रखनी है कि यह वैज्ञानिक लुईस ने अष्टक नियम दिया जो किसी बंध के बनने की व्याख्या करता है। इस नियम की बात यह है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु जो है वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, और जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। यदि उसके पास 8 से कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और ऐसा करके वो अपना अष्टक पूरा करेगा। यानी करेगा इलेक्ट्रॉन 8 ही, लेगा 8 इलेक्ट्रॉन ही। तो इस नियम के क्या कथन है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में, या बाह्यतम लिख दो, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसके पास बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ता है। यदि परमाणु के बाह्य कोश में आठ से कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। यानी वो करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करेगा। इसके लिए उसको चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़े, वो अलग बात है, लेकिन ये करेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा अष्टक का नियम है। जैसे NaCl है, जैसे Na और Cl है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब सोडियम की स्थिति देखो आप। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम अष्टक पूरा करना चाहता है तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Na+ बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Na+ बनाएगा, और जब Na+ बनेगा यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो S1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो आप, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6, और इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आ गए 8। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना लेगा, और माइनस बना करके ये बना लेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 था और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बना लेगा 3p6।
मतलब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो एक ज़रूरत नहीं है कोई परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, वो उसकी जैसी स्थिति है उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ये अष्टक का नियम है। ये आया कहाँ से नियम, ये और देख लो थोड़ा सा। इस नियम के अनुसार परमाणु का नाभिक घन के केंद्र में रहता है। वह बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन घन के कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं। क्या बात कही है लुईस ने ये कही है बात कि कोई भी परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश के जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार से एक घन का निर्माण करते हैं, ऐसे एक घन बनाते हैं। बना लिया। अब जो बाह्य 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस घन के कोनों पर इस जगह व्यवस्थित रहेंगे, बाकी परमाणु यहाँ रहेगा, लेकिन जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो घन के कोनों पर रहेंगे। ऐसी कल्पना ये सिद्धांत करता है। अब इस सिद्धांत की क्या सत्यता है, क्या कुछ बातें हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन ये थ्योरी इस प्रकार की है। आप इस बात को नोट कीजिए फटाफट से। अब देखो इस नियम के कुछ एक लिमिटेशंस और कुछ एक दोष। अष्टक नियम की सीमाएं, क्या कमियां, क्या सीमाएं हैं इस नियम की, क्या कुछ दोष रहे हैं, इस पर हम 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। सीमाओं पर चर्चा करेंगे इस पर। पहली सीमा, कई यौगिक ऐसे हैं, कई अणु ऐसे हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, अष्टक का प्रसार हो जाता है। ये नियम कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है। इसका मतलब जो उत्कृष्ट गैसें हैं या जो नोबल गैसें हैं, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें जानते हैं आप लोग, अक्रिय गैसें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूर्ण पूरित होता है। तो फिर तो ये कभी भी मतलब अभिक्रिया कर ही नहीं पाएंगी, कभी भी ये कोई यौगिक बना ही नहीं पाएगी, है ना। खैर कई बातें हैं। पहली बात देखो आप, अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार, इस पर देखो आप। कई यौगिक ऐसे हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक प्रसार का मतलब क्या है कि कई यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों।
तो इसे अष्टक का प्रसार कहते हैं। होते हैं, ऐसे लिखो, होते हैं, इसे अष्टक का प्रसार कहते हैं। अब कैसे कहते हैं इसको देखो आप। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम SF6 का, IF7 का। अष्टक का नियम तो यही कहता है कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हम चाहते भी यही हैं कि 8 हो। अब PCl5 है, फास्फोरस जो है ना, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवर्त सारणी में पढ़ेंगे आप लोग कैसे होंगे 5। तो एक बार आप समझो, फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बना दिए। 5 Cl जुड़े हैं इसके पास, ये P के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और 5 ही Cl जोड़ दिए हमने। पांच Cl जोड़ दिया आपने, जोड़ करके इनके बीच बॉन्ड बना दो। अब PCl5 के कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 ये रहे, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10। फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी प्रकार SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। IF7 में आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि अष्टक का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 8। आ कितने रहे, 10, 12, 14। तो ये बात थोड़ी जची नहीं। तो अष्टक नियम की पहली सीमा। नंबर 2 बात, अष्टक का प्रसार हो गया। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। न्यून यानी कमी। कई यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं, इन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे BeCl2, जैसे BH3, जैसे AlH3। ये कैसे हैं, समझो इसको। बेरिलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 ही Cl इसके साथ जोड़े गए हैं, तो 4 हो गए इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में, 2 और 2 4। BH3 B के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 H जुड़े हैं इसके साथ, 3 H जुड़ गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। 8 से तो कम ही है ना, ये हो गए 4। देखो 2 और 2 4। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है AlH3। एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 H के 6।
यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, फिर भी ये यौगिक बने हैं। जबकि अष्टक का नियम तो ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, 8 तो बस 8 होने चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात अष्टक का नियम करता है। अष्टक के नियमानुसार विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज, ये बात कैसे है? विषम संख्या युक्त कैसे? जैसे NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5। एक ऑक्सीजन जुड़ा है इसके साथ। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब देखो, जब आप NO बनाएंगे, ये ऐसा बन गया, तो ये एक विषम इलेक्ट्रॉन आ गया। विषम 8 तो एक सम संख्या है। विषम संख्या तो इलेक्ट्रॉनों की संभव ही नहीं है, अष्टक के नियमानुसार तो 8 ही होने चाहिए। लेकिन विषम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर ये इसकी एक कमी हो जाती है। नंबर 4 बात, अष्टक का नियम यह कहता है कि जिन परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है वो स्थायी होते हैं, और जो स्थायी होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जो स्थायी होंगे वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। लेकिन फिर भी जो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं, वो अभिक्रिया करती हैं। तो अष्टक नियम के अनुसार जिन परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है वे स्थायी होते हैं। लेकिन फिर भी उत्कृष्ट गैसों के, उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन वो हैं, उत्कृष्ट गैसों के कई यौगिक बनते हैं। उत्कृष्ट गैसों के कई यौगिक बनते हैं। जैसे जिनोन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं, XeF2, XeF4, XeF6, ऐसे कई यौगिक बने हैं जिनोन के, जो बनने नहीं चाहिए। तो ये था साथियों अष्टक का नियम। तो आज की क्लास में हम इतना ही। आप 11th क्लास में हो, इसलिए आपको चाहिए कि इस वीडियो को 2 बार देखें, आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें। कोई चीज़ यदि छूट गई है, लिखने से वंचित रह गए हो आप, तो इसको लिखें। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।